हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की जो ये आपकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, ये आपकी सेमेस्टर 2 की होने वाली है। देखिए, ये जो हमारी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, हम इस बुक को कवर कर रहे हैं। और देखिए, इसके हमारी यूनिट 1 ऑलरेडी कवर है और यूनिट 2 जो है हमारी, उसका भी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, और चैप्टर 2 का मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 कवर करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग यूनिट नंबर 2 का, जो हमारा पार्ट 2 चल रहा था यानी चैप्टर 2 चल रहा था, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है आप उसको चेकआउट कर लीजिए। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर। ये हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने मैक्स वेबर के बारे में और नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो लास्ट हमने जहाँ छोड़ा था हम वहीं से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा मैक्स वेबर नौकरशाही की विशेषताएं, यानी जो मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही दी गई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम मैक्स वेबर द्वारा दी गई नौकरशाही की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने वाले थे। वेबर के अनुसार संगठन के नौकरशाही तार्किकता को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यानी वेबर के अनुसार जो वो नौकरशाही है उसमें तार्किक रूप से कई विशेषताएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली आप लिखेंगे विशेषज्ञता के साथ कार्य का विभाजन। यानी जो विशेषज्ञता होती है, यानी किसी भी कार्य करने की जो विशेषज्ञता या फिर क्षमता होती है, उसके आधार पर कार्य का विभाजन। किस तरह से? संगठन के कार्यों का विशेष कार्यों की संख्या किस आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी किसी एक तरह के कार्य में दक्ष और विशेष होने चाहिए। यानी देखिए, जो भी कार्य दिया जा रहा है या फिर जिसको भी दिया जा रहा है वो उस कार्य में दक्ष हो, यानी बहुत अच्छा हो, तब उसे कार्य दिया जाना चाहिए। और जो कर्मचारी हैं उनमें कार्य का विभाजन इसी आधार पर होना चाहिए। यह पूर्णतः संगठन की कुशलता और उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो संगठन होती है उसका जो कुशलता होती है वो निखर कर आती है, यानी जो उनकी एबिलिटी होती है वो और निखर जाती है। और जो उत्पादकता होती है या ये कहें जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर कोई परफेक्ट व्यक्ति ही किसी कार्य को करेगा तो वो जल्दी भी होगा और परफेक्टली भी होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नियमों द्वारा कार्यों को परिभाषित करना। किस तरह से? औपचारिक तौर से लिखित नियमों और विनियमन, यानी जो नियम होते हैं उनके द्वारा कार्य को परिभाषित करना, जो कि औपचारिक रूप से होते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे नौकरशाही तंत्र औपचारिक नियमों का कड़ाई से पालन करती है। बेवर द्वारा भी इन लिखित नियमों और विनियमों पर जोर दिया गया है। यानी देखिए, जो नौकरशाही है वो एक तरह से जो औपचारिक नियम होते हैं उनका बहुत पालन करती है, कड़ाई से पालन करती है। और यहाँ तक कि जो बेवर हैं उन्होंने भी इन नियमों का पालन करने की सलाह दी थी, ताकि व्यक्तिगत समर्थक मानवीय कार संगठनों के कार्य का उल्लंघन न करे और संगठन का कार्य स्पष्ट तकनीकी नियमों और मानकों के आधार पर हो। और इसी वजह से ताकि जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत संगठन, मानवीय कारक और जो भी हमारे संगठन है या फिर जिसके भी साथ हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ एक तार्किक कार्य बन सके, एक नियम के आधार पर कार्य हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसकी विशेषता में लिखेंगे प्राधिकार का 10 सोपान। किस तरह से? वैध ज्ञान का पालन किस तरह से होता है? इसमें तार्किक प्रकार के नौकरशाही में पद सोपन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी तार्किक जो चीज़ें होती हैं उनके आधार पर जो नौकरशाही है उसका उसका जो पद सोपन है, यानी जिस पद पर जिसको होना चाहिए वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक निम्न पद किसी उच्च पद के परिपक्ष और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यानी जो भी निम्न वर्ग होता है या ये कहें निम्न पद होता है वो हमेशा उच्च पद
के अंतर्गत ही आता है ताकि वो सही से कार्य कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों को चयन और मूल्यांकन किस तरह से कर्मचारियों की नियुक्ति स्वतंत्र और मुक्त चयन के आधार पर हो। ऐसा नहीं है किसी के दबाव में आकर हम किसी को हायर कर ले, नहीं, ये जो है कर्मचारियों का चयन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और मुक्त होना चाहिए ताकि जो एलिजिबल है वही उस पोस्ट पर आ सके। यह चयन निविदा परीक्षा और डिप्लोमा पर आधारित है जिसमें कि उम्मीदवारों की विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। यानी ये जो चयन होता है वो निविदा या फिर परीक्षा या फिर जो हमारा डिप्लोमा होता है उस पर आधारित होती है। और ये जो होती है ये हमेशा जो परीक्षा होती है ये कहें जो इनका चयन होता है वो उम्मीदवार की जो परीक्षण होता है ये कहें उसकी जो विशेषताएं होती हैं उन पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पद के अनुसार औपचारिक संबंध, यानी किस तरह से जो पद के अनुसार जो औपचारिक संबंध होते हैं वो हो जाते हैं या फिर वो बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह संबंध आंतरिक भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित होते हैं। यानी देखिए जो भी हमारे कार्य से रिलेटेड संबंध होते हैं वो कभी भी हमारे भावनात्मक या फिर आंतरिक जो भावना होती है उससे रिलेटेड नहीं हो पाते, वो हमारे औपचारिक और सामाजिक पहलुओं से आधारित होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है अगर व्यक्ति का मन कर रहा है तो वो काम करेगा, नहीं कर रहा तो नहीं करेगा, अगर उसे पसंद नहीं है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। काम को काम के स्थान पर रखा जाता है और पसंद और नापसंद को अपने स्थान पर। ठीक है, उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया आदेश नैतिक कर्म पर आधारित होता है। यानी जो भी उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश दे दे या कार्य दे दे वो उसे करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है या ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें विशेषता लिखेंगे कर्मचारियों का नियमित वेतन, किस तरह से कर्मचारियों का जो नियमित वेतन है इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कर्मचारियों को उनके पद और उत्तरदायित्व के अनुसार वेतन किया जाना चाहिए, उनका वेतन निर्धारित होना चाहिए। यानी जो कर्मचारी होते हैं उनका जो वेतन है उनकी पोस्ट और जो उनका एबिलिटी है उस आधार पर वेतन निर्धारित होना चाहिए। और जो वेतन है वो एक तरह से निर्धारित होना चाहिए, ऐसा नहीं है आज ये वेतन है तो कल आपका कुछ और वेतन होगा, कम ज़्यादा नहीं, उनका निर्धारित वेतन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व का विभाजन, किस तरह से जो कर्मचारी होते हैं उनके कार्य और जो स्वामित्व है उसका विभाजन होता है। कर्मचारी के कार्य और स्वामित्व के बीच पूरी तरह से विभाजन होना चाहिए। उनकी इच्छाओं और मांगों को अलग रखते हुए संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी देखिए जो कर्मचारी होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए और जो कार्य संगठन है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों में हस्तक्षेप हो रहा है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं हो सकता। यानी देखिए कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो वो हमेशा एक ही पद का स्वामी नहीं रह सकता। तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो स्वामित्व है या ये कहें जो कार्य है, तीनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हम सबको मिक्स कर दें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्मचारियों के ओवरनाइट की नियमित जीविका, किस तरह से कर्मचारियों के पदोन्नति प्राधिकार निर्णय पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होना चाहिए जो कि समय के साथ कर्मचारियों के नियमित जीवन को उन्नत करने में मदद करे। यानी देखिए जो कर्मचारियों की जो कर्मचारियों का जो पद होता है वो उनका जो पद है वो पदोन्नति प्रतिनिधिकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होना चाहिए ताकि जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर रह सके और वो उन्नति कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे यहाँ डायग्राम के माध्यम से बताए गए हैं। अब देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं अपने एग्जाम में, फिर उसके बाद में जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले नौकरशाही लिखा, नौकरशाही का फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आपने कानून द्वारा कार्यों का निर्धारण, इस तरह से लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर आपने लिख दिया प्राधिकार का पद सोपन, फिर उसके बाद में आपने लिख दिया तकनीकी क्षमताओं के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया पद के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपने लिख दिया कर्मचारियों का अनियमित वेतन, फिर उसके बाद में आपने लिख कर्मचारियों का कार्य और स्वामित्व का विभाजन, फिर उसके बाद में आपने लिख दिया कर्मचारियों के ओवर टाइम का नियमित जीवन, फिर उसके बाद में आपने लिख दिया
विशेषता और काम के प्रदर्शन के आधार पर कार्य का विभाजन होना। इस तरह से आप एक डायग्राम बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप ऐसी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, जब बेबर नौकरशाही को मूल्य तटस्थ के रूप में परिभाषित करते हैं तो वह नौकरशाही का एक सामाजिक संगठन के रूप में सैद्धांतिकरण करना चाहते हैं। यानी देखिए, जो बेबर हैं वो नौकरशाही को मूल्य तटस्थ के रूप में परिभाषित करते हैं, तो वो नौकरशाही को एक संगठित सैद्धांतिकरण के रूप में करना चाहते हैं, जिनकी 3 दृष्टिकोणों से समीक्षा की जा सकती है। पहला, संरचनात्मक दृष्टिकोण, यानी इनकी जो समीक्षा है वो 3 दृष्टिकोणों से की जाती है, जिसमें हम पहला लिखेंगे संरचनात्मक दृष्टिकोण को। ठीक है, जिसमें संवैधानिक मूल्य दिए जाते हैं। संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत कार्यों का विभाजन और पद सौंपन जैसे लक्ष्य शामिल हैं। यानी इसमें जो है वो संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत कार्यों का विभाजन हो गया और जो पद सौंपन है, ऐसे लक्ष्य शामिल होते हैं। और हम दूसरे की बात करें तो इसमें नौकरशाही को व्यवहारवादी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। यानी जो नौकरशाही है उसको व्यवहारवादी जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे, पीटर बलाउ की राय में संगठन को ऐसे संस्थानों के रूप में देखना चाहिए जो प्रशासन की कार्यकुशलता और प्रशासनिक दक्षता के हितों की संगठित सामाजिक आचरण के संस्थागत पद्धतियों को बढ़ावा दें। यानी इनके अनुसार हमें संगठन या फिर जो हमारा कार्यकुशलता है उसको इस तरह से देखना चाहिए ताकि जो हमारी सामाजिक आचार्य संस्थागत पद्धति हैं उनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा मैक्स वेबर नौकरशाही की सीमाएं। यानी जो मैक्स वेबर की नौकरशाही है, अभी हमने देखी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम देखेंगे उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए, इसकी कमियों में हम पहले लिखेंगे सामूहिक एकीकरण। किस तरह से सामूहिक एकीकरण है उसको देखेंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे शक्ति का विभाजन। उसके बाद में आप लिख सकते हैं अव्यावसायिक प्रशासन। उसके बाद में आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। ये इस तरह से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम सीमाओं की बात करते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिफाइन करेंगे। देखिए, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पहले चारों पांचों पॉइंट को लिख दिया, फिर उसके बाद में उनको डिफाइन करना शुरू किया। इससे क्या होगा, आपका जो शीट है वो भी फिल हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और टीचर्स को साफ साफ समझ में भी आएगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा है और आप इसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे सामूहिक एकीकरण। सामूहिक एकीकरण के अंतर्गत आप लिखेंगे सामूहिक एकीकरण सिद्धांत एक अधिकार तंत्र के विपरीत है। वेबर कहते हैं कि एक अधिकार तंत्र नौकरशाही में प्रत्येक पदासोपन स्तर पर केवल एक व्यक्ति ही हो सकता है। यानी इनके अनुसार वेबर कहते हैं कि जो एक अधिकार तंत्र है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति एक ही पद पर हो सकता है, परंतु जैसे ही निर्णय निर्माण में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं वैसे ही सामूहिकीकरण के सिद्धांत का प्रभाव हो जाता है। यानी जब एक से ज़्यादा व्यक्ति एक ही काम में एक ही काम में रोल निभाते हैं या फिर शामिल हो जाते हैं तो वो सामूहिकीकरण के सिद्धांत में परिवर्तित हो जाता है। सामूहिकीकरण नौकरशाही के भूमिका को सीमित करने में भी मदद करती है और सामूहिकीकरण जो है वो नौकरशाही की जो भूमिका है उसको सीमित कर पाती है, या ये कहें उसको सीमित करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शक्ति का विभाजन। किस तरह से, शक्ति के विभाजन का अर्थ है कि एक ही उत्तरदायित्व या कार्य को दो या दो से अधिक निकायों में बांटना। यानी देखिए, जो शक्ति का विभाजन है इसका अर्थ ही ये है कि एक ही कार्य को या एक से अधिक कार्य को एक या दो लोगों में बांट देना, वही हमारा शक्ति का विभाजन होता है। इसमें सभी संबंधित निकायों को समझौता करना पड़ता है। यानी जो भी एक साथ कार्य कर रहे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें समझौता करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्यावसायिक प्रशासन। किस तरह से व्यावसायिक प्रशासन होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यावसायिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिनके आदेशों का सार्वजनिक सम्मान सामान्यतः विश्वास हो और उनके कार्य अलाभकारी हों। यानी इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे लोगों द्वारा कार्य को चलाया जाता है जिनको सार्वजनिक सम्मानता यानी सार्वजनिक सम्मानता हो उनके पास, और वो जब कार्य कर रहे हों तो वो अलाभकारी हो, यानी अपने लाभ के लिए वो कार्य ना कर रहे हों, सिर्फ जनता की भलाई के लिए वो कार्य कर रहे हों। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरह से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नौकरशाही की शक्ति को सीमित करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों का निर्देश किया जाता है और वह सभा के प्रति ही जवाबदेही होते हैं, और इसी वजह से ये क्या है, ये जो नौकरशाही है उसको सीमित करने का कार्य करता है। ठीक है, परंतु यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन या छोटे संगठन के मामलों में ही सफल हो सकती है, और बड़े संगठनों में ये सफल नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आप लिखेंगे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व नौकरशाही के अधिकार को साझा करते हैं, जो कि नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रित या सीमित करने में मदद करते हैं। यानी ये जो है, ये भी नौकरशाही की जो शक्ति है उसको सीमित या फिर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना। अब हम देखेंगे नौकरशाही जो सिद्धांत है मैक्स वेबर की, इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है या कौन कौन इसकी आलोचना करता है। यानी मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचनाओं के साथ चिन्हित किया जाता है जो कुछ मुख्य रूप से नौकरशाही प्रारूप, सत्तावादी मानक, प्रशासनिक कार्यकुशलता, तार्किकता की संकल्पना, व्यक्ति और विश्वसनीयता के आसपास घूमती है। इसका किस तरह से विरोध होता है, चलिए देखते हैं। वेबर का सिद्धांत संगठन के अंतर्गत व्यक्ति और उनके व्यवहार के पहलुओं पर विचार करने में असफल है। यानी इसकी एक आलोचना ये है कि ये जो है, ये व्यक्ति और व्यक्ति का जो वो संगठन है उसके अंतर्गत की जो फीलिंग्स हैं या अंतर्गत जो भावनाएं होती हैं उनको नहीं समझ पाता, उनको अनदेखा करता है। और इसी के अंतर्गत कॉलर जे फ्रेडरिक मानते हैं। यानी कॉलर जे फ्रेडरिक का कहना है कि आदर्श शब्द इस संदर्भ में दुर्भावनापूर्ण है कि जिन सत्ताओं पर इसे लागू किया जाता है वह निसंदेह तौर पर आदर्श नहीं होती। यानी ऐसा शब्द, यानी देखिए जो आदर्श शब्द है वो इसमें लागू ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ आदर्श को लागू किया जाता है वो निसंदेह ही आदर्श नहीं हो पाती। इसी वजह से इसका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी आलोचना देखेंगे। आलोचकों की राय है कि वेबर का सिद्धांत उन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है जो कि नवोन्मेष और रचनात्मक से संबंधित हो। यानी ऐसे कार्य जो हमारे रचनात्मक या नवोन्मेष से संबंधित हो, उनमें हम नौकरशाही जो सिद्धांत है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह दैनिक कार्यों और बार बार दोहराए जाने वाले कामों को रोकने वाले संगठन के लिए उपयुक्त है। क्योंकि देखिए ये जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं और जो बार बार दोहराने वाले कार्य होते हैं उनको रोकने वाली जो संगठन है उनके लिए उपयुक्त है, पर जो उनको करते हैं उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे, यानी रॉबर्ट के मार्टन जो हैं वो क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। इनका कहना है कि इसमें कोई कोई शक नहीं है कि कठोर नियम और विनियम न्यायवैतिकता के द्वारा कर्मचारियों के व्यापार का पुनर्निर्माण लगाने और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका मानना है कि ये जो है, ये कठोर नियमों और जो विनियमितता है उसको, और जो कर्मचारियों के व्यवहार है उसको पूर्व अनुमान लगाने में ये विश्वास रखता है या फिर मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे फिलिप सेल्जिक कहते हैं कि इसके परिणाम लक्ष्यों से हट जाता है। इसके अलग अलग इकाइयों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। यानी जो फिलिप्स सेल्जिक हैं उनका मानना है कि ये जो है ये अपने लक्ष्यों से हट जाता है, क्योंकि अलग अलग इकाइयों का अलग अलग लक्ष्य होता है, सभी एक ही लक्ष्य पर कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्टन के अनुसार। अब हम मार्टन के अनुसार देखेंगे एक कुशल नौकरशाही अनुक्रिया की विश्वसनीयता तथा नियमों के प्रति निष्ठता की मांग रखता है। यानी ये जो है, ये विश्वसनीयता और वे नियमों की मांग रखने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार जो तत्व समानवीय उत्पादन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देते हैं वही विशेष मामलों में अक्षमता को भी बढ़ावा देते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये कार्यकुशलता को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये विशेष मामलों में जो जो अक्षमता होती है उसको भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे अल्विन गार्डन ने भी आलोचना की। अब देखिए हम अल्विन गार्डन के अनुसार देखेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको बहुत सारे व्यक्तियों के नाम बता दिए हैं जिन्होंने आलोचना की है, तो आपको आलोचकों के भी नाम पता होने चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको नाम के साथ बताया है। ठीक है,
चलिए इनके मानना देख लेते हैं। इनके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये मानते हैं कि संगठन के नियमों और विनियमों के ज़रिए स्वीकृत व्यवहार और प्रदर्शन के न्यूनतम स्तर को समझा जा सकता है। यानी इनके अनुसार जो हमारा स्वीकृत व्यवहार है और प्रदर्शन है उसका जो न्यूनतम स्तर है उसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विक्टर थॉमसन इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्न स्तर के विशेषताओं पर निर्भर होते हैं। यानी देखिए जो विक्टर थॉमसन है वो भी इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो निम्न स्तर की विशेषताएं होती हैं या विशेषज्ञता होती है वही हमारी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। संगठन के संबंध में अपनी जवाबदेही और असुरक्षा से बचने के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा नियमों और विनियमों को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रॉड लूडल्स और सुसन रूडल्स का मानना है कि औपचारिक तर्क संगतता और तकनीकी संगठनीय कार्यकुशलता में योगदान दे सकते हैं। यानी ये जो है ये औपचारिक तर्क संगतता और जो हमारा संगठनीय कार्यकुशलता होती है उसमें योगदान दे सकते हैं ये, परंतु अलगाव और प्रतिरोध के स्रोतों का निर्माण करके यह संगठन संगठन अक्षमता भी उत्पन्न करती है और इसी वजह से ये अलगाव और प्रति ये जो रोध है वो उसका स्रोत बन सकते हैं और संगठन में एक तरह से अक्षमता और अक्षमता को उत्पन्न कर सकती है और प्राधिकार के विरुद्ध सत्ता के लिए संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे वेबर ने तकनीकी क्षमताओं के साथ प्रशासनिक कर्मचारी के प्राधिकार को समान माना है, परंतु टेलाकोट और पार्सनेस ने इस पक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि आंतरिक असंगति की ओर ले जा सकता है। यानी ये दोनों जो हैं ये इसका भी विरोध करते हैं और इनका मानना है कि ये जो है ये आंतरिक असंगति की ओर ले जाता है। इनके अनुसार यह संभव नहीं है कि जो अधिकार आदेश देता है वह तकनीकी कौशलता के समान रूप से अच्छा हो। यानी जो भी अधिकार जो है या फिर जो भी उच्च जो पद पर हैं वो कोई भी आदेश दे रहे हैं तो वो तकनीकी रूप से भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। नौकरशाही की दूसरी महत्वपूर्ण कमी यह है कि इसमें कर्मचारियों को अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं दिया जाता। यानी जो नौकरशाही है इसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी है उसको अपनी अभिव्यक्ति या अपनी बातों को बताने या फिर जाहिर करने का कोई भी अवसर नहीं दिया जाता है। इसके विचार या निर्णय निर्माण क्षमता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी जो कर्मचारी होते हैं उनका जो विचार है या निर्णय निर्माण की क्षमता है उसको ज़रा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा निष्कर्ष स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा निष्कर्ष हो जाता है, अदरवाइज़ यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको थोड़े से यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और इन्हें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड फॉर मोर वीडियोज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ और अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।